उद्योग और अवसंरचना। इसे उद्योग बोलेंगे, उद्योग नहीं। उद्योग और अवसंरचना। तो भारत में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में परिवर्तित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र का कार्य निष्पादन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष रूप से यह क्षेत्र कुल सकल मूल्य वर्धित जीवीए के लगभग 30% का योगदान करता है और अप्रत्यक्ष रूप से यह अग्रवर्ती एवं पश्चवर्ती संबंधों के माध्यम से अन्य 2 क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है। औद्योगिक क्षेत्र का सिंहावलोकन। औद्योगिक वृद्धि की दर में गिरावट। वर्ष 2019-20 के पूर्वार्ध में अनुमानित वृद्धि 2.5% रही, जो विगत वर्ष 2018-19 में 6.9% थी। औद्योगिक क्षेत्र में निम्न वृद्धि का प्राथमिकरण विनिर्माण क्षेत्र में आई सुस्ती है, जिसमें वर्ष 2019-20 के पूर्वार्ध में ये हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली औद्योगिक यहाँ पर दिखाया जाता है। ये आएगा यहाँ पे। ओके, तो औद्योगिक क्षेत्र का सिंहावलोकन मतलब ओवरव्यू ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। हम यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जानते हैं कि आईआईपी औद्योगिक कार्य निष्पादन की एक माप है। इसके तहत विनिर्माण क्षेत्र को 77.6%, तत्पश्चात खनन क्षेत्र में 14.4% और विद्युत क्षेत्र को 8.0% भारांश प्रदान किया गया है। सीमित आईआईपी वृद्धि। समग्रतः आईआईपी वृद्धि वर्ष 2017-18 की 4.4% की तुलना में वर्ष 2018-19 में कम होकर 3.8% हो गई थी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों एमएसएमईएस में धीमे ऋण प्रवाह का कारण एनबीएफसीएस द्वारा प्रदत्त ऋणों में कमी, प्रमुख क्षेत्रों के लिए घरेलू मांग में कमी आदि रहा है। 8 कोर उद्योगों का सूचकांक। आईआईपी 8 कोर प्रमुख उद्योगों अर्थात कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत के कार्य निष्पादन का मापन करता है। इस 8 कोर उद्योगों का आईआईपी में 40.27% भारांश होता है। समग्रतः सूचकांक में 8 कोर उद्योगों की वृद्धि विगत वर्ष के 5.1% की तुलना में वर्ष 2019-20 अप्रैल-नवंबर के दौरान शून्य बनी रही।
सहसंबंध कोरिलेशन कोरिलेशन इस पर समीक्षा में यह माना गया है कि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के दौरान आईआईपी 8 कोर उद्योगों और विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में 3 संकेतक कुछ सामयिक विचलन के साथ साथ वृद्धिशील बने हुए हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निष्पादन जानते हैं, इसे हम CPSES कहते हैं। लाभ और निवेश इसमें दिया गया है, तो लाभ है 249 प्रचलित CPSES के समग्र निवल लाभ में 15.52% की वृद्धि हुई है। निवेश वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में सभी CPSES में निवेश में 14.64% वृद्धि हुई है। तो CPSES का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस ऑफ सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, CPSES। और इसी अवधि में नियोजित पूंजी में 11.71% की वृद्धि हुई। कॉरपोरेट सेक्टर का कार्य निष्पादन, क्षेत्र मंदी और स्थिर क्षमता का उपयोग, तो ये दो बताए गए हैं। तो क्षेत्रवार मंदी पेट्रोलियम उत्पादों, लोहा एवं इस्पात, मोटर वाहनों और अन्य परिवहन उपकरण कंपनियों का मंदी में प्रमुख योगदान रहा है। अब नेक्स्ट है स्थिर क्षमता उपयोग। भारत के विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता का उपयोग 73.6% पर स्थिर बना हुआ है। वर्धित सकल पूंजी निर्माण उद्योगों में GCF की वृद्धि दर वर्ष 2016-17 के 0.7% की वृद्धि में वर्ष 2017-18 में 7.6% की वृद्धि थी। वर्धित ऋण प्रवाह जानते हैं। वर्धित ऋण प्रवाह को हम इंक्रीज्ड क्रेडिट फ्लो कहते हैं, जो कि औद्योगिक क्षेत्र से सकल बैंक ऋण प्रवाह सितंबर 2018 के 2.3% की तुलना में बढ़कर सितंबर 2019 में 2.3% हो गया। व्यवसाय करने की सुगमता। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिजनेस 2020 रिपोर्ट में 190 देशों में से भारत ने अपने स्थान में सुधार करते हुए 63वां, विगत वर्ष भारत 77वें स्थान पर था। मैं फिर से बता देती हूँ कि व्यवसाय करने की सुगमता मतलब कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है, जिसे हम EODB कहते हैं। यह विश्व बैंक जारी करता है। तो यहाँ 190 देशों में से भारत ने अपने स्थान में सुधार करते हुए 63वां स्थान लिया है। विगत वर्ष में भारत का 77वें स्थान पर था। स्थान प्राप्त किया है। भारत ने 10 संकेतों में से 7 में अपनी रैंक में सुधार किया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट वो बताया गया है जो व्यवसाय करने के संपूर्ण परिचालन चक्र से संबंधित है। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया। तो हमें अब बताया जा रहा है किस प्रकार उन्होंने अपने इंडेक्स में सुधार किया है। तो स्टार्टअप इंडिया विगत अनुमान के अनुसार 551 जिलों में 27,084 स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की जा चुकी है, जिनमें से 55% स्तर 1 के शहरों से, 45% स्तर 2 और स्तर 3 के शहरों से संबंधित है। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। स्टार्टअप द्वारा प्राप्त निवेश पर आयकर से छूट, स्टार्टअप के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में
सुधार के लिए 25 विनियामक सुधारों को लागू करना, 6 श्रम कानून और 3 पर्यावरण कानून के लिए स्वप्रमाण व्यवस्था और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में स्टार्टअप इंडिया हब को स्थापित करना। शेष तीन राज्य में अच्छे प्रदर्शक पहला जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली। प्रमुख क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें है सूचना प्रौद्योगिकी IT सेवाएं 13.9%, स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान 8.3% तथा शिक्षा 7.0%। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI वर्ष 2018-19 सितंबर 2018 तक के 22.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2019-20 सितंबर 2019 तक में कुल FDI इक्विटी अंतर प्रवाह 26.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। प्रमुख गंतव्य समग्र FDI अंतर प्रवाह का लगभग 80% सिंगापुर और मॉरिशस, नीदरलैंड, अमेरिका और जापान से प्राप्त हुआ। क्षेत्रवार मुद्दे और पहल जानते हैं। इसमें कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। वैश्विक उत्पादन में 6% की हिस्सेदारी के साथ पर है। तीसरा सबसे बड़ा उपभोग भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है। वृद्धि और उपयोग कच्चे इस्पात के उत्पादन में 77.4% की उपयोग क्षमता के साथ 1.5% की वृद्धि प्रदर्शित हुई है। कोयला वर्ष 2018-19 के दौरान भारत में कच्चे कोयले का कुल उत्पादन 730.4 मिलियन टन MT था, जो 8.1% की वृद्धि दर्शाता है। अत्यधिक आयात अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 के दौरान 126.20 मीट्रिक टन कोयला का आयात किया गया था। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSMEs प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के लिए 12 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट के भीतर 1 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन की व्यवस्था की गई है। GST पंजीकृत सभी MSMEs के लिए 1 करोड़ रुपए के ऋण पर 2% ब्याज की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 500 करोड़ रुपए से अधिक की कुल बिक्री वाली समस्त कंपनियों को अनिवार्यतः TREDS प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। समस्त CPSUs को MSEs से अपनी कुल खरीद के 20% के स्थान पर कम से कम 25% की अनिवार्य खरीद करनी होगी। MSEs में अधिदेशी 25% खरीद में से 3% खरीद महिला उद्यमियों के नेतृत्व वाले MSMEs लिए आरक्षित की गई है। समस्त CPSUs को GEM पोर्टल में अनिवार्यतः खरीद करना होगा। 20 प्रौद्योगिकी केंद्र और 100 विस्तार केंद्र 6,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाएंगे। फार्मा समूह की स्थापना करने के लिए भारत सरकार लागत का 70% वहन करेगी।
8 श्रम नियमों और 10 संघ विनियमनों के अंतर्गत विवरणियों को वर्ष में एक बार दाखिल किया जाएगा। स्थापनाओं पर दौरा करने वाले एक निरीक्षक का निर्णय एक कंप्यूटरीकृत यादृच्छिक आवंटन के माध्यम से किया जाएगा। वायु एवं जल प्रदूषण नियमों के तहत एकल सहमति कंपनी अधिनियम के तहत मामूली उल्लंघन के लिए उद्यमियों को अब न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे साधारण प्रक्रियाओं के माध्यम से उनका समाधान कर सकते हैं। वस्त्र एवं परिधान, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSMEs। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के लिए 12 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट के भीतर 1 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन की व्यवस्था की गई है। GST पंजीकृत सभी MSMEs के लिए 1 करोड़ रुपए के ऋण पर 2% ब्याज की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है और 500 करोड़ रुपए से अधिक की कुल बिक्री वाली समस्त कंपनियों को अनिवार्यतः TREDS प्लेटफॉर्म पर लगाया जा रहा है। समस्त CPSUs को MSMEs में अपनी कुल खरीद के 20% के स्थान पर कम से कम 25% की अनिवार्य खरीद करनी होगी। MSEs में से अधिदेशित 25% खरीद में से 3% खरीद महिला उद्यमियों के नेतृत्व वाले MSEs लिए आरक्षित की गई है। समस्त CPSUs में को GEM पोर्टल से अनिवार्यतः खरीद करना होगा। 20 प्रौद्योगिकी केंद्र, मैंने इसे एक बार और अच्छे से रिपीट कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फार्म समूह की स्थापना करने के लिए भारत सरकार लागत का 70% वहन करेगी। 8 श्रम नियमों और 10 संघ विनियमों के अंतर्गत विवरणियों को वर्ष में एक बार दाखिल किया जाएगा। स्थापनाओं पर दौरा करने वाले एक निरीक्षक का निर्णय एक कंप्यूटरीकृत यादृच्छिक आवंटन के माध्यम से किया जाएगा। वायु एवं जल प्रदूषण नियमों के तहत एकल सहमति कंपनी अधिनियम के तहत मामूली उल्लंघन के लिए उद्यमियों को अब न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे साधारण प्रक्रिया के माध्यम से उनका समाधान कर सकते हैं। तो ये थे MSME के महत्वपूर्ण घोषणाएं। तो ये एक बार मैं बता चुकी हूँ, फिर से मैंने आपको बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वस्त्र एवं परिधान। इस क्षेत्र का वर्ष 2017-2018 में विनिर्माण में 18% और सकल घरेलू उत्पाद GDP में 2.0% का योगदान रहा। निर्यात, रोजगार, उत्पादन। वर्ष 2018-19 में भारत के निर्यात में वस्त्र एवं परिधान की भागीदारी 12% थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के निर्यात में 3% की वृद्धि दर्ज की गई। रोजगार, यह वृद्धि क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता है और यह 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से तथा संबद्ध क्षेत्रों में 6 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। उत्पादन
उत्पादनः एक अनुमानों के तहत मानव निर्मित फाइबर्स और फिलामेंट यार्न उत्पादन में वृद्धि हुई है, किंतु अप्रैल-अगस्त 2019 के दौरान वस्त्र उत्पादन में कमी हुई है। अवसंरचना, चूंकि विकास हेतु और विकास को समावेशी बनाने के लिए पर्याप्त अवसंरचना की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जारी की है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन इसका उद्देश्य सुव्यवस्थित परियोजनाओं के समूह का निर्माण करता है, जो केंद्र और राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकायों, बैंक एवं वित्तीय संस्थान, पीई फंड और निजी निवेशकों, स्थानीय और विदेशी दोनों को निवेश हेतु आकर्षित करेगा। एनआईपी के अनुसार भारत में वित्त वर्ष 2020 से 2025 की अवधि के दौरान 102 लाख करोड़ रुपए के कुल अवसंरचना निवेश होने का अनुमान है। एनआईपी के माध्यम से ऐसी सुविचारित समर्थन अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण होने की अपेक्षा है, जो नौकरियों का सृजन, जीवन सुविधाओं का संवर्धन करेगा और सबके लिए अवसंरचना की समान उपलब्धता प्रदान करेगा। अन्य कदम जैसे कई अवसंरचना कंपनी के लिए एक संतुलित बॉन्ड बाजार विकसित करना, अवसंरचना से संबंधित विवादों का शीघ्र समाधान हेतु और संतुलित पीपीपी संविदाओं के माध्यम से इष्टतम जोखिम हिस्सेदारी और स्वच्छता एवं संविदाएं इत्यादि। क्षेत्रीय विकास जानते हैं। अवसंरचना, चूंकि विकास हेतु और विकास को समावेशी बनाने के लिए पर्याप्त अवसंरचना की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जारी की है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन इसका उद्देश्य सुव्यवस्थित परियोजनाओं के समूह का निर्माण करना है, जो केंद्र और राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकायों, बैंक एवं वित्तीय संस्थान, पीई फंड और निजी निवेशकों, स्थानीय और विदेशी दोनों को निवेश हेतु आकर्षित करेगा। एनआईपी के अनुसार भारत में वित्त वर्ष 2020 से 2025 की अवधि के दौरान 102 लाख करोड़ रुपए के कुछ अवसंरचना निवेश होने का अनुमान है। एनआईपी के माध्यम से ऐसी सुविचारित समर्थन अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण होने की अपेक्षा है, जो नौकरियों का सृजन, जीवन सुविधाओं का संवर्धन करेगा और सबके लिए अवसंरचना की समान उपलब्धता प्रदान करेंगे। अन्य कदम जैसे कई अवसंरचना कंपनियों के लिए एक संतुलित बॉन्ड बाजार विकसित करना, अवसंरचना से संबंधित विवादों का शीघ्र समाधान, बेहतर और संतुलित पीपीपी संविदाओं के माध्यम से इष्टतम जोखिम हिस्सेदारी और स्वच्छता एवं संविदाएं इत्यादि। क्षेत्रीय विकास, सड़क क्षेत्र वर्ष 2017-2018 के लिए सकल मूल्य वर्धित जीवीए में परिवहन क्षेत्र की भागीदारी लगभग 4.77% थी, जिसमें सड़क परिवहन की हिस्सेदारी 3.06% है। उसके बाद रेलवे 0.75%, हवाई यातायात 0.15% और जल परिवहन 0.06% की हिस्सेदारी है। यातायात, राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति की रिपोर्ट के अनुसार सड़क परिवहन देश भर में भाड़ा और यात्री यातायात का क्रमशः 69% था, 90% होने की संभावना है। सड़क नेटवर्क भारत में लगभग
1.64 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1.3 लाख किलोमीटर थी। सड़क निर्माण की गति इसमें वर्ष 2015-16 के 17 किलोमीटर प्रतिदिन से वर्ष 2018-19 में प्रतिदिन 29.7 किलोमीटर प्रतिदिन की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। निवेश सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में कुल निवेश वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक 5 वर्ष की अवधि में 3 गुना से अधिक हुआ है। रेलवे। भारतीय रेलवे IR एकल प्रबंधन स्वास्थ्य के तहत 68,000 की व्यवस्था के तहत 68,000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग के साथ विश्व में तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ट्रैफिक। भारतीय रेलवे 120 करोड़ टन माल ढुलाई और 840 करोड़ यात्रियों की संख्या के साथ विश्व में सर्वाधिक यात्रियों का परिवहन करने वाली रेलवे है तथा माल ढुलाई का चौथा सबसे बड़ा साधन है। राजस्व अर्जक माल ढुलाई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। जाना भारत विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। विश्व की प्रथम ऊर्जा उपयोग का 5.8% भाग का उपभोग भारत द्वारा किया जाता है। तेल उत्पादन। भारत का तेल उत्पादन विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में निम्नतम में से एक है और इसमें लंबे समय से लगातार गिरावट हो रही है। कच्चे तेल के उत्पादन में इस कमी के लिए पुराने और वर्तमान क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस और कोई अन्य तेल क्षेत्र की खोज न हो पाने को जिम्मेदार माना जा सकता है। वृहद शोधन क्षमता 249.4 मात्रा मिलियन टन प्रति वर्ष MMTPA की शोधन क्षमता के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद विश्व में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। शोधन क्षमता में गिरावट। शोधन क्षमता का उपयोग वर्ष 2017-18 के 107.7% से गिरकर वर्ष 2018-19 में 103.9% हो गई है। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में वर्ष 2017-18 में वृद्धि हो रही है और वर्ष 2019-20 में इसके 31.8 बिलियन घन मीटर रहने का अनुमान है। इसे हम BCM कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs का प्रभुत्व। चूँकि इस क्षेत्र में PSUs का प्रभुत्व है, इसलिए सरकार ने निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक सुधारात्मक उपाय किए हैं, जैसे राजकोषीय एवं सुविधा संबंधी शर्तों को सरलीकृत करना, सरकार को बिना कोई उत्पादन या राजस्व दिए बिना श्रेणी 2 और 3 के अवसादी बेसिनों के अधीन आने वाले अन्वेषण ब्लॉकों की बोली प्रक्रिया को सरल बनाना, राजकोषीय प्रोत्साहन को बढ़ाकर अन्वेषणों का पूर्व विमुद्रीकरण, विपणन एवं कीमत निर्धारण की स्वतंत्रता सहित गैस उत्पादन को प्रोत्साहित करना, विद्युत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हम WEF कहते हैं, द्वारा प्रकाशित एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत ने अपनी रैंक में सुधार करते हुए 76वां स्थान प्राप्त किया है, जो
इस वर्ष इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तनों को दर्शाता है। क्षमता तापीय विद्युत के हिस्सा कुल स्थापित क्षमता का लगभग 63%, अक्षय ऊर्जा 23% और जल विद्युत ऊर्जा 12.4%। और मोटे तौर पर उत्पादन क्षमता का आधा उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे हम सौभाग्य योजना कहते हैं, 18 राज्यों में 20 घंटे से भी अधिक समय तक विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, जबकि शेष राज्यों में यह समयावधि लगभग 15 घंटे या उससे अधिक की है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। खनन क्षेत्र में ध्यान डालते हैं तो यह भारत 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें 4 हाइड्रोजन ऊर्जा खनिज और 5 परमाणु खनिज इल्मेनाइट, रूटाइन, जिरकान, यूरेनियम और मोनाजाइट शामिल हैं। ये सारा भारत उत्पादन करता है। योगदान वर्ष 2018-19 के दौरान GVA में खनन और उत्खनन क्षेत्र का योगदान लगभग 2.38% था। उत्पादन में वृद्धि मूल्य के संबंध में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान प्रमुख खनिज के उत्पादन में 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। खनिज उत्पादन का सूचकांक वर्ष 2018-19 के लिए खनिज उत्पादन सूचकांक आधार 2011-12 विगत वर्ष के 104.9 की तुलना में 107.9 अनुमानित है। आवास एवं शहरी आधारित संरचना लगभग 37.7 करोड़ लोग भारत के शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। जनगणना 2011 जो कि कुल जनसंख्या का 31% है और जिसके वर्ष 2030 तक 60.6 करोड़ होने का अनुमान किया गया है। 2015 संयुक्त राष्ट्र विनिर्माण क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में 8.2% की हिस्सेदारी है। 8.2% की हिस्सेदारी है, जिसमें आवास शामिल है तथा इस क्षेत्र में लगभग 12% लोगों को रोजगार प्राप्त है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU, इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। निष्पादन अनुमोदित 1.03 करोड़ घरों में से 60 लाख घरों का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, जिनमें से 32 लाख घरों का निर्माण किया जा चुका है। उन्हें पात्र लोगों को प्रदान किया जा चुका है। अत्यधिक भागीदारी पात्रता मानदंड के आधार पर लाभार्थियों की पहचान के कार्यकलाप की राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपे गए हैं। इस प्रकार के लचीलेपन प्रावधान के कारण ही राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों और सामान्य जन की अत्यधिक भागीदारी हुई है। निधियन राष्ट्रीय आवास बैंक NHB वित्तपोषण तंत्र और आवास वित्त कंपनियों HFC के पुनर्वित्तपोषण के साथ साथ राष्ट्रीय शहरी आवास निधि NUHF नाम से एक पृथक निधि का गठन किया गया है। घटक वर्टिकल
घटक मतलब वर्टिकल प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY को 4 घटकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन SCM स्मार्ट सिटी मिशन के अधीन आने वाले सभी 100 शहरों में विशेष प्रयोजन वाहन SPVS शहरी स्तरीय परामर्श मंच या CLAFS जो परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है। आगे की रहा वर्ष 2024-25 तक $5 ट्रिलियन के सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने के लिए भारत को अवसंरचना पर लगभग $1.4 ट्रिलियन का व्यय करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP द्वारा अवसंरचना के विजन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ संधारणीय प्रौद्योगिक विकास के लिए एक आधार का सृजन किया गया है, अतः इसके लिए तीव्र, सुगम और अधिक समावेशी विकास को बढ़ावा देने के क्रम में उद्योग 4.0 को अपनाने की आवश्यकता है।